हेलो हेलो। तो हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में? तो हम लोग लेके आ गए हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एनसीईआरटी के सारे आईएमपी एग्जांपल्स। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज के एग्जांपल्स का भी वीडियो आने वाला है। चैप्टर 2, 3 सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एक्सरसाइज के एग्जांपल की वीडियो आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, क्योंकि अब भी ये काम आएगा और बोर्ड के टाइम भी काम आएगा बेटा। अभी वन शॉट भी आने वाले हैं सारे। ठीक है, जेई और नीट के तो एग्जाम्पल स्टार्ट ही है, वो तो सीरीज चल ही रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंस डेरिवेशंस भी आने वाले हैं चैनल पर। ठीक है, और लास्ट टाइम के आईएमपी जो क्वेश्चंस है वो भी आने वाले हैं, और मैं आपको इसी तरीके से कराऊंगा जैसे डिट्टो बोर्ड में होता है बेटा। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कभी कभार कि बोर्ड में लिखना कैसे सर? प्रॉब्लम है कि एग्जाम्पल आ गया, आपको एग्जाम्पल आ रहा है, समझ लो कि आपको एग्जाम्पल पूरा आता है, आपने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन उस एग्जाम्पल को मान लो कि लिखना कैसे है बोर्ड में, तो वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा। इसलिए ये एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि हमारा एक छोटा छोटा मार्क्स भी लोग काट देते हैं। आधा मार्क्स कट गया, आधा मार्क्स यहां पर कट गया, वो इससे नहीं कटेगा। ठीक है, चलो। तो हो गया चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 2.1। क्या है बेटा? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ओके बेटा, तो ये बोल क्या रहा है बेटा कि हमारे पास चार्ज है। तो पहले बोर्ड में लिख दो कि यहाँ पे ए दिया हुआ है। बहुत लोग नहीं लिखते, तो ए कर रहे हैं तो पहले ए लिख दो, फिर लिख दो कि हमारे पास क्या है। तो हमारे पास उसने बोला है कि चार्ज है। कितना चार्ज है? 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ओके डन। उसके बाद ये ड्राइंग बना लो कि Q से P पॉइंट 9 सेंटीमीटर पर है। ओके, और फिर V निकालना है, तो V इज इक्वल्स टू KQ/R। K की वैल्यू मेरे पास है बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। Q की वैल्यू मेरे पास है 4 इंटू 10⁻⁷, और R की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 चला गया, तो क्या आएगा? 4 इंटू 10⁻² ऊपर जाएगा तो 4 वोल्ट। ध्यान रखना बेटा, एक बात संभालना कि पीछे कैपिटल V लिख दो या तो वोल्ट लिख लो। बहुत लोग ये नहीं लिखते, उसकी वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं, आधा मार्क्स। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे कि सर नहीं कटते हैं, तो कोई टीचर्स पर डिपेंड करता है बेटा, कोई मार्क्स काट देता है, कोई नहीं काटता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी मतलब क्वेश्चन नंबर बी देखो, बात समझो यार। हैंस द ऑब्टेन द वर्क डन इन द चार्ज ऑफ 2 into 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P. ओके, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ? ओके, ये भी लिखना है, इसका आंसर भी हमें चाहिए। ओके, देखो कि बी में क्या बोल रहा है। तो बी ऑप्शन दो तरीके से हो सकता है कि यहां पे एक चार्ज था, यहां पर एक पॉइंट P था जो हमने फाइंड कर लिया VP। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 9 सेंटीमीटर। अभी वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक Q0 चार्ज को मर। चलो Q0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो Q0 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, ध्यान देना है, ये Q0 की वैल्यू है। तो इनफाइनाइट से Q0 को मुझे VP पॉइंट पर लाना है। इनफाइनाइट से Q0 को मुझे VP पॉइंट पर लाना है। तो एक बात है कि जो एक कैपिटल Q है, ये स्मॉल q को क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। तो मुझे यहां पर एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं एक्स्ट्रा वर्क डन करूंगा, यहां पर एक्स्ट्रा वर्क डन होगा, तो ये चार्ज यहां से यहां आ सकता है, और प्रोसेस होनी चाहिए वेरी वेरी स्लो। सर समझ में नहीं है, दो फॉर्मूला है बेटा मेरे पास कि मुझे वर्क डन करना है चार्ज को यहां से यहां लाते समय। तो बेटा वर्क डन कितना आएगा?
तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q0 इंटू डेल्टा V। अभी यहां पर मुझे पता है, क्या पता है सर, कि यहां पर जो V इनिशियल है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि इनफाइनाइट पर V की वैल्यू, इनिशियल की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और यहाँ पे V फाइनल की वैल्यू कितनी है, तो Vp जितनी है V फाइनल की वैल्यू। तो यहाँ पे लगा दो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q0 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, लगा दो बेटा। तो Q0 की वैल्यू कितनी पुट कर दो, 2 इंटू 10⁻⁹। V फाइनल मतलब क्या है, Vp है, V इनिशियल कितना है, 0 है। चलो Vp की वैल्यू पुट कर दो, तो बेटा Vp की वैल्यू क्या है, तो Vp की वैल्यू हमें पहले से पता है 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो 4 इंटू 2 यहां पे 8 हो गया, 8 इंटू 10⁻⁵ कितना मिल गया, -5। 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल मेरा आंसर आ गया। तो एक तो ऐसे कर सकते थे सर, और कोई मेथड है बेटा, तो ये तो एनसीईआरटी में दी हुई है। और मेथड इसके लिए, बी के लिए एक और मेथड है, मेथड 2, ध्यान देना, एक और मेथड भी है, मेथड 2 बी के लिए। सर क्या कर सकते हैं, यहां पर मान लो कि यू इनिशियल 0 है बेटा, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर 0 होगी, और मुझे यहां पे यू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, यू फाइनल निकालनी है, मतलब यू फाइनल मेरे पास है नहीं। एक चार्ज यहां पर आएगा, तो बात समझना कि मेरे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू के Q0, के इन दोनों के बीच में, ये Q0 यहां पर आ जाएगा, ये Q0 यहां पर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में निकालनी पड़ेगी, के Q0 बाय पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, R, के Q0 बाय R। ठीक है, तो यहां पर मुझे पता है कि इनिशियल तो 0 है, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकालनी है। के की वैल्यू पुट कर दो बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू पुट कर दे तू, क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल क्यू की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7। Q0 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुझे, Q0 की वैल्यू तेरे पास 2 इंटू 10⁻⁹, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है तेरे पास, 9 इंटू 10⁻²। ये गया, यहां पर मान लो 4 इंटू 2 8, 11, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵, तो 8 इंटू 10⁻⁵ जूल। तो मुझे पता है कि ऑल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ऑल वर्क डन इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा यू। तो यहां से वर्क डन भी मिल गया। तो तू दो तरीके से कर सकता था। दो तरीके कौन से, कि एक तो तू Q इंटू डेल्टा वी लगा लेता, और एक तो तू डेल्टा इज इक्वल्स टू Q0 बाय R लगा देता। दो मेथड से हो सकता है, लेकिन चार्ज यहां पर आ गया, तो मुझे पता है कि भाई Q और Q0 के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मान लो कि डिस्टेंस था 9 सेंटीमीटर, तो तू इन दोनों के बीच में सीधी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता था, कि Q0 बाय R, और फिर तुझे पता है कि W एक्सटर्नल कितना है, डेल्टा U जितना है, तो इससे भी W एक्सटर्नल मिल जाता। तो एक तो मेथड ये है, और एक मेथड है W इज इक्वल्स टू Q0 इंटू डेल्टा V। दोनों मेथड से काम चलता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। लास्ट में वो क्या बोल रहा है, लास्ट में बोल रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ। नो बेटा, नो, कि द वर्क डन, लास्ट में ऐसा लिखना है, लास्ट में ऐसा लिखना है तुझे, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बहुत लोग बेटा, बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर इसमें मुझे पूरा मार्क नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा बेटा, ये लाइन तू लिखने की नहीं देखेगा, ये लाइन तुझे लिखनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि सर एक क्वेश्चन आ गया, मुझे पूरा मार्क नहीं आया, आधा मार्क काट लिया सर ने, आधा मार्क यहां पर चला गया, एक मार्क यहां पर चला गया। मैंने तो सोचा था कि 50 आउट ऑफ 50 आएंगे और 50 आउट ऑफ 40 आए। मैंने सोचा था कि 70 आउट ऑफ 68 आएंगे और 70 आउट ऑफ 60 आ गए। तो सर पेपर
खुलवाओ क्या हो रहा था, मैंने तो पूरा लिखा है। नहीं लिखा है बेटा, ध्यान दे यहाँ पे, ये लाइन तुझे लिखनी पड़ेगी। द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तू देख कि उसने क्वेश्चन में बोला है लास्ट में, तो ये लाइन तुझे लिखनी पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गई बात? ओके ठीक है, चलो तो हम लोग अब आगे निकलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, तो इसका तू स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, ठीक है? मैं स्क्रीन पर से हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले ले। चलो बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 2.2 पर निकलते हैं। टू चार्जेस, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टू चार्जेस 3 × 10⁻8 कूलम एंड -2 × 10⁻8 कूलम आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी टू बी जीरो। ठीक है, चलो हमारे पास बेटा दो चार्जेस है, तो पहले तो बना लेते हैं। एक चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू और एक हमारे पास है माइनस क्यू। तो यहां पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁻8 कूलम, और हमारे पास एक चार्ज Q2 है जिसकी वैल्यू है 2 × 10⁻8 कूलम। ठीक है, यहां से मान लो Q1 और Q2। तो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। ओके सर, ठीक है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 मीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा है मुझे 15 सेंटीमीटर, ध्यान देना यहां पर। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनसाइड भी जीरो होगा और आउटसाइड भी जीरो होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो मैं मान लेता हूं कि सपोज पॉजिटिव चार्ज इज एट ओरिजिन एंड, Q1 को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, इसको ओरिजिन पर मान लो, एंड नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ ओरिजिन टू प्लस एक्स एक्सिस। तो मैंने मान लिया बेटा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओरिजिन पर है और जो नेगेटिव चार्ज है उससे राइट साइड पर है। बेटा देखो कि ये तुझे लिखना पड़ेगा, तू क्वेश्चन लिख रहा है, तू बोर्ड की एग्जाम दे रहा है, तू नीट जेई में नहीं बैठा है, तू बोर्ड में बैठा है, तो तू डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे भी आता है डायरेक्ट स्टार्ट करना, इसके शॉर्ट ट्रिक भी मुझे पता है, तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, मैंने जेई के PYQs में करवाई है शॉर्ट ट्रिक, एक लाइन में हो जाएगा। लेकिन बोर्ड से बेटा तो मेथड टू मेथड निकलना पड़ेगा। ठीक है, चल बात को समझ। अब मैंने तुझे सिखाया था, हम लोग अपनी तरीके से करेंगे कि इन दोनों में से छोटी वैल्यू किसकी है, 2 × 10⁻⁻, तो 2 के इनसाइड x मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि Q2 से मान लेते हैं कि Q2 से x डिस्टेंस पर Vp की वैल्यू 0 हो रही है। तो Q2 से x डिस्टेंस पर, तो सर Q1 से कितने डिस्टेंस पर, तो Q1 से ले लो 15 - x डिस्टेंस पर। ठीक है, अब हम लोग बेटा Vp की वैल्यू हमने 0 मान ली है, तो Vp इज इक्वल्स टू KQ1 by 15 - x प्लस KQ2 by x। चलो Vp को 0 ले लिया, तो KQ1 by 15 - x प्लस KQ2 by x। चलो KQ1 को इस साइड लेके आए तो -KQ1
बाय 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के क्यू टू बाय एक्स। बेटा के की वैल्यू कट हो जाएगी, अब Q1 की वैल्यू पुट कर दे, तो मेरे पास Q1 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻8। ओके बेटा, बाय 15 माइनस एक्स, और मेरे पास Q2 की वैल्यू है -2 इंटू 10⁻⁸ एक्स, अरे -8, चलो माइनस माइनस कैंसिल, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल, x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और 15 माइनस एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो तू समझ बात को कि यहां पे 3 डॉट लगा ले, तो समझ कि 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 माइनस एक्स। तो लॉजिकली देख कि 3x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 2x, तो समझ 5x इज इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। तुझे बेटा x की वैल्यू मिली है 6 सेंटीमीटर, बात समझना। तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर होगा? तो 15 माइनस 6, तो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो VP इज 0 एट 9 सेंटीमीटर टू ओरिजिन। तो 9 सेंटीमीटर, ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर पर VP की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा? ओरिजिन से 9 सेंटीमीटर पर। ये डिस्टेंस है Q2 से, ये डिस्टेंस है Q1 से। बहुत सारी जगह पे क्वेश्चन में मान लिया है कि यहां से एक डिस्टेंस ले लिया है, लेकिन मैंने चैप्टर 1 को रिमेंबर किया था कि सर चैप्टर 1 में आपने करवाया था, तो मैंने चैप्टर 2 में वही कॉन्सेप्ट रखा है कि स्मॉल चार्ज से इनसाइड और स्मॉल चार्ज से आउटसाइड। आप अपनी तरीके से कर सकते, लेकिन ये तरीका बहुत बेटर रहेगा। अब चलो, एक बात तो मैंने इनसाइड ले लिया, अब आउटसाइड की बात करते हैं। तो बेटा आउटसाइड में क्या होगा, देखो समझो बात को। तो मैंने ले लिया यहां पर Q1 और मेरे पास है यहां पर Q2। बात समझना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने मान लिया कि Q2 से x डिस्टेंस आउटसाइड VP की वैल्यू 0 हो रही है। तो Q2 से x, तो बेटा Q1 से कितना हो गया? तो कि 15 प्लस x। ओके, ठीक है। अब यहां भी हम लोग वैसे ही क्वेश्चन कर देंगे, इसको केस 2 बोल देना। चलो बेटा, VP इज इक्वल्स टू, चल ध्यान दे भाई, ध्यान दे यहां पे, VP इज इक्वल्स टू KQ1 बाय 15 प्लस x। बेटा Q1 यहां से 15 प्लस x डिस्टेंस पर, प्लस KQ2 बाय x। वेरी इजी, यहां से x डिस्टेंस मैंने मान लिया आउटसाइड, एक इनसाइड 0 होगा, एक आउटसाइड 0 होगा। तो तू VP को 0 मान ले कि VP इज इक्वल्स टू 0 KQ1 15 प्लस x प्लस KQ2 बाय x। इसको इस साइड पे ले जा कि माइनस KQ1 बाय 15 प्लस x इज इक्वल्स टू KQ2, सॉरी KQ2 बाय x। चलो के कैंसिल हो गए, Q1 की वैल्यू पुट कर दे 3 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे 15 प्लस x, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे कि -2 इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे पुट कर दे x, -8 गया, माइनस माइनस चला गया। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आंसर कि 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 प्लस x। ओके, तो 3x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2x। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30। तो आंसर क्या हो गया बेटा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। तो मुझे x की वैल्यू मिल रही है 30 सेंटीमीटर। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई 30 सेंटीमीटर। बेटा यहां से 30 सेंटीमीटर है, तो ओरिजिन से क्या आएगा कि VP इज 0, VP इज 0 एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम टू ओरिजिन। फ्रॉम नहीं, टू लिख दे, सिंपल, टू ओरिजिन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ओरिजिन से 55 सेंटीमीटर पे 0 आएगा। यहां तक बात समझ में आई कि ओरिजिन से ले ले तो 15 प्लस x था, तो 15 प्लस 30, तो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर 0 आ गया? 55
5 सेंटीमीटर पर। यहां तक समझ में आएगा। मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं, तू स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लेना और ये नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये तू स्क्रीनशॉट ले ले पूरा, ठीक है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया तूने, यहां पर भी तू स्क्रीनशॉट ले ले पूरा, ऐसे ही लिखना है तुझे बोर्ड में। ओके, चलो बेटा एग्जाम्पल 2.4, 4 charges are arranged at a corner of a square of ABCD of side D. In the figure, find a work required to put together is arrangement. वो बोल रहा है कि इन चारों को, सेंटर मत लो अभी, कि इन चारों को स्क्वायर पर रखने के लिए कितना वर्क डन करवाना होगा। अब तू लॉजिक समझ कि मेरे पास बेटा ये 4 चार्ज है, ठीक है। बात को समझना, मेरे पास 1 2 3 और 4 चार्ज है। पहले मैंने एक चार्ज को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हाँ भाई मार्कर है, लेकिन समझ लेना चार्ज है यार। तू भी क्या यार, सर सीरियस होके क्यों पढ़ा रहे हो, बहुत सीरियस हो गए। सीरियस नहीं हुआ हो भाई, समझ, ये मार्कर है, एक चार्ज मैंने रख दिया तो वो तो आसानी से आ जाएगा, कोई रिपेल करने वाला है नहीं। लेकिन मान ले कि मुझे दूसरा चार्ज भी रखना है, तो ये वाला इसे रिपेल करेगा, तो इसको मुझे वर्क डन करवाना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि रिपेल कर रहा है, तो धीरे 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 वर्क डन करके मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। अब 2 चार्ज हो गए, अब तीसरा लाना है, तो ये दोनों इस पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो धीरे 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 वर्क डन करके मुझे लाना पड़ेगा। फर्स्ट चार्ज तो ऐसा ही जाएगा, फर्स्ट चार्ज के लिए तो कोई वर्क डन नहीं करवाना पड़ा। अब फोर्थ चार्ज है, इसे लाना है, तो वर्क डन और ज़्यादा करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 लोग इस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। धीरे 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 वर्क डन करके मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बात को समझे। तो पहले इन चारों के लिए केस सॉल्व करते। देखो बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 और 3 मार्क में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर एक ही पार्ट इसमें आ गए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बार 4 मार्क में भी आ जाए। तो हम लोग पहले इसे डिटेल में करवाएंगे, ठीक है। फिर मान लो कि वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, मतलब कम मार्क में आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग मेथड 2 भी करवाएंगे, ठीक है। हम लोग आराम से सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। सर आप इतने सीरियस क्यों? मैं सीरियस नहीं हूँ बेटा, जेई नीट के वीडियो की बात अलग थी, यहाँ पर भी सीरियस रहना पड़ेगा बोर्ड के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, हमें भी पता है तुम्हें भी पता है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। लेकिन मुझे बोर्ड की मेथड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बेटा बोर्ड की मेथड के हिसाब से मैं चलता हूँ, ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने ले लिया ए। तो पहले मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। क्या डिस्क्रिप्शन है सर, क्या लिखने वाले हो सर? तो ध्यान दो कि सिंस द वर्क डन depends on arrangement of charges. The work done depends on arrangement of the charges and not to how and not on how they put together. बात समझना, ओके। सिंस द वर्क डन डिपेंड ऑन फाइनल, एक वर्ड यहाँ पे लिखना रहेगा बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा फाइनल, कि फाइनल अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस एंड नॉट ऑन हाउ दे पुट टुगेदर। ये सेंटेंस तो लिखना पड़ेगा कि फाइनल अरेंजमेंट क्या है, उस पर वर्क डन डिपेंड करेगा। तो किस रास्ते से इसे लेकर आया है? मैंने बोला था कि वर्क डन इज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। यहां से लेके आए, यहां से लेके आए, उस पर डिपेंड नहीं करता। यहां तक बात समझ में आई। अब मैं ले लेता हूं कि सपोज
a charge plus q is brought to a end, then minus q plus q and minus q are brought to B, C and D respectively. यहां तक बात समझ में आ गई तुझे? ये दो लाइन तुझे याद रखनी पड़ेंगी बोर्ड के लिए बेटा, IMP है। मैं डिटेल में समझा रहा हूं कि बोर्ड के तरीके से तुझे क्वेश्चन रन करना पड़ेगा, बात समझ। अब तू यहां पे लिख रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट तूने क्या किया, तू फर्स्ट प्रोसेस क्या कर रहा है, तो पहले तू फर्स्ट प्रोसेस कर रहा है कि वर्क नीडेड टू bring a charge plus q to A when no other charges are present। तो पहले तो A पर एक प्लस क्यू चार्ज लेके आया जब कोई चार्ज नहीं था, तूने स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या की तूने, तो बेटा फर्स्ट प्रोसेस तूने ऐसे की कि तू यहां पर जब कोई नहीं था तब तू ए पॉइंट पर, मान ले कि ये पॉइंट ए है, जब कोई नहीं था तब तू ये ए पॉइंट पर इनफाइनाइट से एक प्लस क्यू चार्ज को लाके यहां पर रखता है। अब बात समझना बेटा, बात को समझना कि कोई चार्ज तो है नहीं, तो कोई रिपेल करने वाला तो है नहीं, तो वर्क डन कितना हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया, 0। ये बात मुझे समझ में आ गई सर, आ गई समझ में बात? हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा U, U इनिशियल थी 0, U फाइनल भी थी 0, तो डेल्टा U हो गया 0, तो यहाँ पे W एक्सटर्नल भी 0, ऐसे भी बोल सकते हैं। दो तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, डेल्टा U भी 0 है, फाइनल में भी 0 है, क्योंकि तुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट आगे निकलते हैं कि अब तूने एक चार्ज तो ला दिया, अब तू माइनस क्यू लाने वाला है, तो बात समझना, तो कैसे लिखेगा कि अब तू नेक्स्ट चार्ज लाने वाला है, तो तूने केस सेकंड लिख दिया कि वर्क needed to bring a charge minus q, bring a charge minus q to B when plus q is at A। ऑलरेडी प्लस क्यू ए पर तो है और तूने माइनस क्यू लाया है। अब बात समझना तो कि ऑलरेडी एक चार्ज तो यहाँ पे है, ऑलरेडी एक चार्ज यहाँ पे है भैया, और तू भैया दूसरा चार्ज यहाँ पे लेके आने वाला है कि इनफाइनाइट से तू एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर लेके आने वाला है। ऐसा लग रहा है कि सर स्लो करवा रहा है, तो बेटा तो तू अपनी स्पीड बढ़ा देना, ठीक है, 1.25 कर देना, क्योंकि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके लिए मुझे स्लो स्पीड करनी पड़ती है, ठीक है, कुछ बच्चे को एक एक बात समझानी पड़ती है। अब इन दोनों के बीच में बेटा डिस्टेंस कितना है, डी। ये तो ए वाला तो रिपेल कर रहा था, तो यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, के माइनस क्यू प्लस क्यू बाय डिस्टेंस है डी। तो वर्क डन कितना आएगा, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू U इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2।
यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग आगे निकलते हैं कि ऑलरेडी 2 है, अब तीसरा लाना है, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो फिर से लिख कि वर्क नीडेड, सर ये लिखना पड़ेगा। हाँ बेटा, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम नीट जेई के लिए चलेगा। जो हमने वीडियोस बनाए उसमें तो सारी ट्रिक हो जाएगी। चार्ज प्लस क्यू टू सी व्हेन प्लस क्यू एट ए एंड माइनस क्यू एट बी। ऑलरेडी प्लस क्यू और माइनस क्यू है और तुझे एक प्लस क्यू सी पर लाना है, तू बात को समझना। तो ऑलरेडी प्लस क्यू माइनस क्यू है, मतलब एक चार्ज ऑलरेडी यहां पर है प्लस क्यू, एक चार्ज ऑलरेडी यहां पर है माइनस क्यू, और एक चार्ज तूने यहां पर लाना है प्लस क्यू। इनफाइनाइट से प्लस क्यू तुझे पकड़ के यहां पर लाना था। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी था, इन दोनों के भी बीच में डिस्टेंस दी हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, लेकिन बेटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी रूट टू। बात समझ, डी डी पाइथागोरस लगा दे, डी रूट। यहां तक बात समझ में आई। तो ये जो चार्ज आया ये इस पर अफेक्ट करेगा और इस पर अफेक्ट करेगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी रूट टू। तो बात समझना कि वर्क डन तेरा कितना हो जाएगा। बात समझना, इसको मैं यहां से थोड़ा बहुत हटा के यहां पर लिख देता हूं कि मान ले कि तू इसे यहां से लेके आया है, यहां से लेके आया है, तो W एक्सटर्नल वर्क डन हो जाएगा पहले इन दोनों के बीच में माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में कि प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। तो तुझे W एक्सटर्नल की वैल्यू मिल गई। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो आगे निकलते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब है 4। तो अब क्या बेटा कि यहां पर भी एक चार्ज लाना है माइनस क्यू, तो वर्क नीडेड टू bring a charge minus q to d when plus q at a minus q at b and plus q at c। तो जो माइनस क्यू चार्ज फिर से डी पर चाहिए, तो फिर से बना ले यहां पे एक शेप। क्या शेप बनाएगा तू? तो फिर से एक शेप बना ले कि यहां पे है प्लस क्यू, यहां पे तूने बना दिया माइनस क्यू, यहां पर भी है एक प्लस क्यू और यहां पे तू लेके आया माइनस क्यू। तो इनफाइनाइट से भैया तू माइनस क्यू को इधर लेके आ चुका है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दी है, इन दोनों के भी बीच में डिस्टेंस दी है, इन दोनों के भी बीच में डिस्टेंस दी है और इन दोनों के भी बीच में डिस्टेंस दी है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है रूट 2d। तो एक तो ये इफेक्ट करेगा, एक तो ये इफेक्ट करेगा और एक तो ये इफेक्ट करेगा। तीनों इफेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाने वाला था और ये भी फोर्स लगाने वाला था। तो तीनों की वजह से वर्क डन होगा। तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? तो नेट वर्क डन हो जाएगा, पहले तो हम इनकी वजह से लिखते हैं कि माइनस के क्यू स्क्वायर बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी है, फिर ये वाला भी लगाएगा तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, फिर ये वाला भी लगाएगा कि माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो तीनों ने वर्क डन लगा दिया। बात समझ में आई? पहले ये वाला लगाया, फिर इसने वर्क डन लगाया, फिर इसने लगाया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। इसको इक्वेशन 4 मान ले। तब तो लिख सकता है बेटा कि नेट वर्क डन to all the charges, net work done, तो 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 3 प्लस इक्वेशन 4 कर दें तो W एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आएगी? तो पहले के लिए 0 था, सेकंड इक्वेशन में क्या था बेटा? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी था, थर्ड इक्वेशन में क्या था? तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी
प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। फोर्थ इक्वेशन में क्या था, तो माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों है, यहाँ पर भी प्लस माइनस दोनों है, बात समझना। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बात समझना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस प्लस माइनस 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 के क्यू स्क्वायर बाय डी, इससे भी उठा ले माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, और तू इससे भी उठा ले माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। फिर उन दोनों को उठा ले कि प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, उठा ले इसको। फिर ये 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा कि 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी, 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू डी। तो चल यहां से के क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन निकाल दे, तो के क्यू स्क्वायर बाय डी कॉमन निकल गया, अंदर क्या आएगा -4, और ये 2 से रूट 2 चला जाएगा प्लस रूट 2, तो तुझे आंसर मिल गया। तो आंसर क्या आया नेट वर्क डन का, के क्यू स्क्वायर बाय डी रूट 2 माइनस, ये आंसर आ गया वर्क डन का। यहां तक बात समझ में आ रही है, तो मुझे वर्क डन का आंसर यहां से मिल गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट तू ले सकता है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ओके, ठीक है। चलो बेटा, तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे निकलते हैं। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये, तो क्वेश्चन में बोल रहा है बी, देख कि अ चार्ज Q0 is brought to the center E of the square, the four charges being held its on how much extra work done। वो बोल रहा है कि ऑलरेडी 4 तो है ही, ऑलरेडी 4 है 1 2 3 4, और इनफाइनाइट से तुझे यहां पर Q0 लेके आना है, इनफाइनाइट से तुझे Q0 यहां पर लेके आना है, इनफाइनाइट से ऑलरेडी 4 तो है ही, इनफाइनाइट से तुझे लेके आना है, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन चाहिए। ओके, हमारे पास 2 पेज और है, तो बी की बात करते बेटा। बी क्या है, बात को समझना बी के लिए। तो बी सेक्शन है क्या, पहले मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, फिर हम लोग इसे शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिपेंड ऑन अ क्वेश्चन मार्क, कितने मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। बात समझना तो वो कि द एक्स्ट्रा वर्क necessary to bring a charge Q0 at center when four charges are present। तो चार, मुझे Q0 को सेंटर पर चाहिए, 4 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लॉजिकल देख बेटा, बात को समझ कि यहाँ पे तो करने क्या वाला है, यहाँ पे 2 तरीके से काम हो सकता है। ये पार्ट 2 2 मेथड में हो सकता है, मेथड 1 और मेथड 2। एग्जाम में तुम दोनों कर सकते हो, और जो पार्ट 1 है, जो ए है, उसकी मेथड 2 में अभी करवाने वाला हूं। तो लॉजिकली देख कि यहां पर एक था प्लस क्यू, यहां पर एक था माइनस क्यू, यहां पर एक था प्लस क्यू, और बेटा यहां पर है माइनस क्यू। बात समझ, अभी ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बेटा डी है।
यहां पर एक चार्ज सेंटर में तुझे लाना है Q0। बात समझना, कहां से लाएगा तू? तो सर मुझे इनफाइनाइट से Q0 को सेंटर में लाना है। सर ये ड्राइंग बनानी है, डिपेंड बनाएगा तो अच्छा रहेगा। अब तू बात समझना, मैं यहां पे मान लेता हूं कि अब डिस्टेंस d है, यहां पे भी डिस्टेंस d है, यहां पे भी डिस्टेंस d है, और यहां पे भी डिस्टेंस d है। तो बेटा यहां से जो यहां का डिस्टेंस है, यहां से जो यहां का डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। यहां से यहां का डिस्टेंस तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। लॉजिकल तू सोच। तो यहां पे डिस्टेंस कितना होगा कि x इज इक्वल टू मान ले d/√2, यहां पे भी मान ले x इज इक्वल टू d/√2, यहां पे भी डिस्टेंस सेम है d/√2, और यहां पे भी डिस्टेंस सेम है d/√2 मान ले। तो अब यहां पे Vp पोटेंशियल कितना हो जाएगा तुझे फाइंड करना है। ये इनिशियल है, V इनिशियल तो बेटा 0 है, इनफाइनाइट पर तुझे V फाइनल फाइंड करना है। Vp मत लिख दे, Vf लिख दे। Vf तुझे चाहिए, V इनिशियल 0 है मान ले। तो बेटा लॉजिकली देख कि कितना होगा ये। तो V फाइनल इज इक्वल्स टू x मान लिया मैंने, KQ/x। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ? KQ/x। इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हुआ? -KQ/x। इसकी वजह से हुआ +KQ/x, और इसकी वजह से हुआ -KQ/x। पोटेंशियल V फाइनल कितना हो गया? 0। तो मान ले कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू Q0 इंटू डेल्टा V। डेल्टा V बन गया 0, क्योंकि इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो वर्क डन कैसा आ गया? 0। बात समझ, इनिशियल भी 0 हो गया और फाइनल भी 0 हो गया, ऐसा भी बोल सकता है। अब यहाँ पे तूने चार्ज ला के रखा है, तो इन दोनों के बीच में वो पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। तो तू चार्ज को यहां से यहां मूव कराएगा, दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो Q0 इंटू डेल्टा V। अब तू उसे एनर्जी के फॉर्म में भी कर सकता है, ये मेथड 1 थी। अब तू मेथड 2 से भी जा सकता है बेटा। मेथड 2 क्या है कि तू मान ले, मैं अलग पेन लेता हूं मेथड 2 के लिए। बात समझना कि मान ले कि U इनिशियल 0 है, तू मान ले U इनिशियल 0 है। अरे यार कोई कलर ले लो यार, अच्छे से कलर भाई, अच्छे से पिंक कलर लेते, पिंक 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 वा पिंक वा पिंक वा, चलो पिंक वा ले लिया। तो मान ले कि U इनिशियल 0 है। अब U फाइनल तो फाइंड कर, तो U फाइनल निकाल। तो U फाइनल कितनी आएगी मान ले, तो इन दोनों के बीच में Q0/x, पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में -Q0/x, फिर इन दोनों के बीच में +KQ/x, फिर इन दोनों के बीच में -KQ/x। तो U फाइनल भी मुझे 0 मिल गया भाई। तो डेल्टा U की वैल्यू 0, U इनिशियल भी 0 है, फाइनल भी 0 है, तो W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू 0 मिल गई। तो ये भी बेनिफिट है, मेथड 1 और ये मेथड 2। डायग्राम दोनों में बनाना है। अब लास्ट में तो क्या लिखेगा बेटा? लास्ट में तो लिख सकता है कि नो एक्स्ट्रा वर्क डन टू bring a charge Q0 to सेंटर या एट सेंटर। मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क डन की जरूरत नहीं रहेगी, कोई एक्स्ट्रा वर्क डन मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं लगेगा इसे सेंटर में लाने के लिए। तो 2 मेथड कर सकता है। अब जो स्टार्टिंग में जो ए था, जो सेक्शन ए था, वो बहुत लंबा हो गया था, लेकिन तू एक काम कर सकता है कि तू यहां से पहले इसको कॉपी कर ले, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है
जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा लिख दे, ये ऊपर वाला सेक्शन तू जैसा है वैसे का वैसा लिख दे, ये ऊपर वाली दोनों लाइन वैसे की वैसी लिख दे। और फिर तू क्या कर, मैं जो बता रहा हूं कि ये जो पार्ट ए था ये है क्वेश्चन का पार्ट बी, ये पार्ट बी है। अब जो पार्ट ए था तो पार्ट ए के लिए तो क्या कर सकता है, तो तू डायरेक्ट भी कर सकता था डायग्राम बनाकर। तुझे शॉर्ट में करना है तो तू पार्ट ए को डायरेक्ट भी कर सकता था डायग्राम बनाकर। तो यहाँ पे ले लेता प्लस क्यू, यहाँ पे ले लेता माइनस क्यू, यहाँ पे ले लेता प्लस क्यू, यहाँ पे ले लेता तो माइनस क्यू, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस डी, डी, डी और डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस √2d और √2d। तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में माइनस KQ² डी, फिर इन दोनों के बीच में माइनस KQ² डी, फिर इन दोनों के बीच में माइनस KQ² डी, फिर इन दोनों के बीच में माइनस KQ²/d, फिर इन दोनों के बीच में प्लस KQ² √2d, फिर इन दोनों के बीच में KQ² √2d। तो ऐसे भी कर सकता था, फिर इनका सम कर दे, माइनस 4KQ² /d प्लस 2KQ² कॉमन निकाल दे, KQ² माइनस 4 प्लस √2। तेरा आंसर मिल गया। थोड़ा डिटेल में जाना है अभी तो K की वैल्यू पुट कर दे कि 4πε0d माइनस 4 प्लस √2, ये आंसर आ गया तेरा। तो तू जो पार्ट 1 है वो ऐसे भी कर सकता था अगर वो 2 मार्क में दे दे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन बेटा 2 मार्क में दिया हुआ है, 2 मार्क में क्वेश्चन है तो तू ये कर सकता है। अगर क्वेश्चन 2 मार्क में नहीं है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क में है, अगर क्वेश्चन 3 मार्क में तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन अच्छा है, IMP है। ठीक है, चल तू अभी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे निकलता हूं। तो तू सारे स्क्रीनशॉट बेटा ले लेना और अपनी नोट्स में इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ये अभी करवाया हुआ है, और ये मेथड 2 का पार्ट 2 का भी स्क्रीनशॉट तू ले ले। ठीक है, अब हम आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर है बेटा 2.5, ध्यान से समझना। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कंसिडरिंग 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम विथ नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड इट। तो बेटा हमारे पास 2 चार्ज है, तो तू ले ले कि एक हमारे पास Q1 ले ले, Q1 की वैल्यू है 7 माइक्रोकूलम, और एक Q2 ले ले, Q2 की वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। बात समझना, तो मैंने यहां पर ले लिया है एक Q1 और यहां पर ले लिया है एक Q2। इनकी पोजीशन बेटा क्या है, तो -9 0 0, और इसकी पोजीशन है 9 0 0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। लॉजिकली बात को तो समझना कि सिंपल केस हो गया है बेटा ये, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे। तो U इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R, तो 9 इंटू 10⁻⁹। बाबा Q1 ले ले 7 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रोकूलम में -2 इंटू 10⁻⁻⁶, बाय तू ले ले R 18 इंटू 10⁻²। तो 9 से चला गया 2, 2 से चला गया 2, तो आंसर आ गया मेरे पास 7 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा बेटा, तो 11, यहाँ पे 10⁻⁻12, आगे है माइनस, तो आंसर आ गया 0.7 जूल। इजीली आ रहा है समझ में, इजी क्वेश्चन है। अब उसने क्या बोला है, बी पार्ट में
हाउ मच वर्क इज, मैंने सेपरेट करके रखा है पहले से, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। मान लो कि वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले गए। लॉजिकली देखना, वॉइस ओके ओके। तो मान लो लॉजिकली बेटा समझना कि यहां पर एक था Q1 और यहां पर एक है Q2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। यहां पर एक है Q1 और यहां पर एक है Q2। इन दोनों के बीच में है डिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? 0.7 जूल। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी मिलेगी? यहां पे लिख दे तू कि ये बिफोर है और यहां पर लिख सकता है तू आफ्टर। बात समझ कि के Q1 Q2 बाय इनफाइनाइट, तो आंसर मिल गई 0। तो वर्क डन कितना आएगा कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। 0 माइनस 0.7, तो आंसर आ जाएगा 0.7 जूल प्लस में। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके। अब आगे निकलते हैं सी वाला केस। तो सी वाला केस क्या है तो बात समझना। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस, इस सिस्टम सेम है, नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरी सिस्टम को रख दिया। तो लॉजिकली बात समझना, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालो। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली तूने, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरे पास। बात समझना, तूने यहां पर सिस्टम में ले लिया एक Q1 और तूने यहां पे ले लिया एक Q2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D मान लिया। यहां पर है V1, यहां पर है V2। तो मैंने तुझे करवाया था, सर क्या करवाया था? तो मैंने बोला था बेटा, मैंने क्या बोला था? ध्यान देना। तो मैं बोल रहा था यहां पर कि W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो पहले हो जाएगी K Q1 Q2 बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस D, Q1 इंटू V1 प्लस Q2 इंटू V2। ये तो सर मुझे पता है। ओके, लेकिन अब ये तो तुझे पता है Q1 Q2 बाय D, इसकी वैल्यू तो बेटा आ गई -0.7। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि V1 और V2 निकालना है। ध्यान देना, तुझे V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है। अब E की वैल्यू तुझे दे रखी है A बाय R² और A की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 10⁵। मैं सही हूं? यस। सर आपको कैसे पता? अभी इतनी बार करवाया हुआ है तो सर याद ही होगा ना बेटा। चलो, V इज इक्वल्स टू E इंटू R, ये फॉर्मूला मेरे पास है, तो उससे V की वैल्यू निकाल ले। E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, जो E की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर ले बेटा, जो भी E की वैल्यू है कि A बाय R² इंटू R से R चला गया, तो V की वैल्यू आ गई A बाय R। अब यहाँ पे बेटा R की वैल्यू सेम है, मतलब एक में है -9 सेंटीमीटर और एक में है +9 सेंटीमीटर, तो V की वैल्यू भी सेम रहेगी। बात समझ, एक में R दिया है -9 और एक में +9, तो R की वैल्यू दोनों में सेम है। V1 में R आएगा -9, उसमें आएगा +9, तो R की वैल्यू सेम है। सर R के लिए -+9 लिख सकते हैं बेटा, वो माइनस प्लस वो पोजीशन है, माइनस प्लस पोजीशन है, मुझे यहाँ पर फैक्टली वैल्यू चाहिए। तो तू लिख दे A की वैल्यू तुझे दे रखी है 9 इंटू 10⁵, और R की वैल्यू तेरे पास है 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 इंटू 10⁻²। 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मिल गई 10�7। तो तुझे V1 और V2 की वैल्यू मिल गई, V1 इज इक्वल्स टू V2 की वैल्यू मिल गई 10�7। Q1 की वैल्यू थी तेरे पास 7 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू थी तेरे पास -2 माइक्रोकूलम। चल यहाँ पे पुट करते हैं
कि इसकी वैल्यू थी तेरे पास 0.7 जूल, Q1 की वैल्यू थी तेरे पास 7 इंटू 10⁻⁻6 और V1 की वैल्यू मिल गई 10⁻7 10⁻+7, सॉरी गलती हो जाती कभी कभी बार। Q2 यहाँ पे वैल्यू थी तेरे पास कि -2 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻7, तो -0.7 जूल, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे आएगा 20, क्योंकि ये 10 हो जाएगा तो -0.7 जूल, यहाँ पे आएगा बेटा 50 जूल, तो आंसर आएगा 49.3 जूल। आंसर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, यहां तक बात समझ में आ जाएगी। तो मैं यहां से हट जाता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है बेटा, और नोट्स बना देना। ओके ओके, इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके सारे नोट्स बना देता। तो बेटा स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2.6। अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, ध्यान देना कि मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस has a permanent electric dipole moment of magnitude 10⁻⁻29 coulomb into meter। मुझे डायपोल मोमेंट दे रखा है। A mole of this substance polarized by having a strong electrostatic field। Okay, the direction of the field is suddenly changed by 60 डिग्री। तो पहले एंगल 0 था, फिर एंगल उसने 60 कर दिया। बात समझ में आ रही है? द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा कि 1 मोल ऑफ, मुझे 1 मोल सब्सटेंस के लिए बात निकालनी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो बात समझ, अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ऑफ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ईच मोलेक्यूल has a 10⁻29 coulomb into meter dipole moment ईच मोलिक्यूल के लिए। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए 6 इंटू 10⁻23 कूलम इंटू मीटर हो जाएगी 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो डायपोल मोमेंट कितनी मिलेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू 10⁻23 माइनस 10⁻29, डायपोल मोमेंट मिल जाएगी तुझे 10⁻⁻6 कूलम इंटू मीटर। तुझे मिल गई डायपोल मोमेंट। इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क में आएगा। अब तू यू इनिशियल निकाल। तो पहले दोनों सेम डायरेक्शन में थे, बाद में एंगल हो गया 60। तो यू इनिशियल तेरे पास है, फॉर्मूला था -PE cos थीटा। तो P की वैल्यू तेरे पास 6 -6 इंटू 10⁻⁻6, E की वैल्यू है 10⁻6 और cos 0, तो तुझे वैल्यू मिल गई -6 जूल। ओके, अब U फाइनल निकाल, तो एंगल हो गया 60 डिग्री, तो -PE cos 60, तो -6 इंटू 10⁻6 10⁻6 इंटू cos 60 मतलब 1/2, तो आंसर आ गया -3 जूल। तो डेल्टा यू कितनी बेटा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो -3 जूल माइनस -6 जूल, तो डेल्टा यू की वैल्यू मिल गई 3 जूल। अब तो यहां पर लास्ट में क्या लिख सकता है बेटा, तो लास्ट में लिख सकता है कि देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है -6 से -3, देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस must be the energy released by the
सब्सटेंस एनर्जी को रिलीज कर रहा था इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। ओके, तो सब्सटेंस एनर्जी को रिलीज कर रहा था इन फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन क्यों रिलीज कर रहा था? तो फॉर aligning, NING, for aligning for annealing the dipole। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन तुझे बोर्ड में ऐसे लिखना है। ओके, तो तू स्क्रीनशॉट ले ले, मैं अब आगे निकलता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले इसका बेटा। थोड़ा क्वेश्चन है 2.8। ओके, a slab of material of dielectric constant K has the same area as the plate of the parallel plate capacitor, bus has a thickness of 3 by 4D, where D is the separation of the plate. How is the capacitance changed to slab? How the capacitance change when the slab is inserted between the plate? Okay, बड़ा ध्यान दे, मैं डायग्राम बना के रखा है। यहाँ पे ये K है, ये स्लैब में है, ये एयर है और ये एयर है। तुझे भी पता है, एक बात समझ ले कि जब दोनों के बीच में एयर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? तो सर Q0 इज इक्वल्स टू C0 इंटू V0। कि मैंने जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर नहीं किया था उससे पहले था Q0 इज इक्वल्स टू C0 इंटू V0। डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर नहीं किया था, लेकिन अब एंटर कर दिया। तो क्या लिखा गया बेटा कि let V0 is equals to E0 into D, the electric field between two plates when no dielectric inserted and potential difference is V0. Okay, but when dielectric slab inserted between two plates, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? देख, एक तो E0 इंटू यहां पे डिस्टेंस ऑफ एयर, बात समझना, E0 इंटू यहां पे डिस्टेंस ऑफ एयर प्लस E0 बाय K इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ स्लैब। अब डिस्टेंस ऑफ एयर कितना हो गया बेटा? तो D में से 3D/4 माइनस करोगे तो एयर का डिस्टेंस मिल जाएगा कि D माइनस 3D/4 प्लस E0 बाय K 3D/4। तो यह आ गया E0 बाय D/4 प्लस E0 बाय K बाय 3D/4। चल तू यहां से E0 और D को कॉमन निकाल दे। तो E0 इंटू D को कॉमन निकाल दिया, यहां पे रह गया 1/4 प्लस 3/4 के। ओके, चल E0 इंटू D0, मतलब ये D0 है, D है, इसकी वैल्यू कितनी है? V0। तो V इज इक्वल्स टू V0। यहाँ पे एलसीएम ले ले, तो एलसीएम आएगा, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, एलसीएम ले ले, यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे 1/4
4k है बेटा, तो एलसीएम कितना आएगा 4k, तो हो जाएगा k प्लस 3/4k। ओके बेटा, यहाँ पे 4k, यहाँ पे 4 है, तो 4 इंटू के, यहाँ पे 4 इंटू के, तो ऊपर k रहेगा, एलसीएम आ जाएगा। ओके, ऐसा है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल दे, समझ में ना आए तो, कि v की वैल्यू मिल गई। अब तू सोच कि q रिमेन unchanged, q remain unchanged and v decrease to k plus 3/4k। तो q अनचेंज्ड है और v डिक्रीज हो रहा है, तो तू निकाल अभी क्या निकालेगा तुझे। तो c इज इक्वल्स टू q0/v। चल v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। तो बेटा v की वैल्यू दे रखी है v0 k प्लस 3/4k, 4k जाएगा ऊपर, तो q0/v0 4k/k प्लस 3। चलो बेटा q0/v0 तो क्या बनेगा, q0/v0 तो c0 बन जाएगा, तो लिख दे c0 इज इक्वल्स टू 4k/k प्लस 3। इजी आंसर, यहां तक समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है। इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मेरे पास 3 से 4 मेथड है बेटा, और बहुत सारी बुक में अलग मेथड दी हुई है, लेकिन सबसे इजी और अच्छी मेथड मुझे यही लगी है। इजी है, आराम से हो जाती है, ठीक है। एनसीईआरटी में दी हुई मेथड ही इजी है, और इससे ही करो, क्योंकि ये मेथड ही एनसीईआरटी में दी हुई है। तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, क्योंकि लिखना तो मुझे है ही, ये शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है। ये शॉर्ट एंड स्वीट है। ओके, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो अब बेटा क्वेश्चन पे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.9, एग्जाम्पल नंबर, a network of 4 10 microfarad capacitors is connected to 500 volt supply. As in the figure, determine equivalent capacitance of the network. ओके, तो पहले इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बी द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। ओके, तो बेटा इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, तो लॉजिकली मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो तो बेटा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बनेगा, तो देख काम करो तो 100% अच्छा करो बेटा, ठीक है। भाई थोड़ा बहुत चलता है यार, अभी तू भी क्या यार। ये 500 वोल्ट है, यहाँ पे है 10 माइक्रोफेराड है, ये भी है 10 माइक्रोफेराड है, ये भी है 10 माइक्रोफेराड है, और ये भी है 10 माइक्रोफेराड है। तो बोल सकते हैं कि C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो तीनों सीरीज में 1, 2 और 3, तो आंसर क्या आएगा कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10। नहीं यार, बॉड है ना, सही से लिखना पड़ेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये C1, C2, C3 है, C1, C2, C3, ये भाई साहब C4। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10।
तो सेक करंट की वैल्यू कितनी आ गई 10/3 माइक्रो फैराडे। अब ये 10/3 माइक्रो फैराडे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है भाई, तो प्रॉपर मेथड से ही करना है भाई, बोर्ड है ना तो प्रॉपर मेथड लगाना। बेटा ये आ गया 10/3 माइक्रो फैराडे और ये है 10 माइक्रो फैराडे। तो लिख दो कि इसको मान लो कि सी डैश और यहाँ पे मान लो C4, इसको ले लो सी डैश। तो सी डैश एंड C4 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल है तो निकाल दो कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस C4। तो 10/3 प्लस 10, आंसर आ जाएगा 40/3 माइक्रो फैराडे इजीली। तो क्वेश्चन इजी था, तो मुझे सी इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल गई। ओके, अब उसने क्या बोला है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है बेटा, अब बी निकालते हैं। अब बेटा हम लोग ईच कैपेसिटर पर चार्ज निकालते। देखो ध्यान देना कि C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज। वो सीरीज में बेटा, तो इसको अभी हमने सॉल्व किया। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई थी, सी डैश की वैल्यू कितनी आई थी, तो सी डैश इज इक्वल्स टू 10/3 माइक्रो फैराडे। तो मुझे सर्किट क्या मिली थी बेटा, तो मुझे दोनों सर्किट मिल गई थी, एक सर्किट और एक दूसरी सर्किट। दोनों सर्किट मुझे क्या मिली थी बेटा, ध्यान देना कि यहाँ पर था 500 वोल्ट और बेटा यहाँ पर सी डैश की वैल्यू कितनी मिली थी, तो यहाँ पर सी डैश की वैल्यू थी 10/3 माइक्रो फैराडे। सी डैश की वैल्यू कितनी थी, 10/3 माइक्रो फैराडे, और यहाँ पर C4 की वैल्यू कितनी थी, 10 माइक्रो फैराडे। अब बोल सकते हैं यहाँ पर कि सी डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है। सो पोटेंशियल बिकम सेम इन बोथ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल दोनों पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो तू लॉजिकली सोच ले कि इस पर भी 500 वोल्ट है और इस पर भी कितना आएगा, 500 वोल्ट। अब दोनों पर चार्ज निकाल लेते हैं। तो चलो इस पर चार्ज कितना आएगा कि Q इज इक्वल्स टू सी डैश इंटू वी, 10/3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 500, तो 1.67 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके, तो मुझे यहां पर वैल्यू मिल गई Q डैश की, और इस पर चार्ज कितना आएगा, तो Q इज इक्वल्स टू C4 इंटू वी, 10 इंटू 10⁻⁻6 और यहां पर आ गया बेटा 500, तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम। अभी बोल सकते हैं कि 10/3 पर जो चार्ज आया है, ओके, तो ये तीनों से 10/3 मिला था, तो तो बोल सकते हैं कि भी यहां पर जो चार्ज है वो इन तीनों पर सेम रहेगा। तो C1, C2 and C3 both are in series. So charge on each capacitor are same. कितना चार्ज आएगा तीनों पर, 1.67 इंटू 10⁻³ कूलम।
बेटा यहाँ से चार्ज निकलेगा q डैश, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, 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 ओके, और यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर चार्ज निकलेगा अलग से, ये q डैश है, ये q है। बात समझ में आ गई? तो हर एक पर का मुझे चार्ज मिल गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, अपनी नोट्स में नोट डाउन कर लेना। थोड़ा एग्जाम्पल नंबर 2.10, a 900 फैराडे कैपेसिटर इज, पिको फैराडे होगा, यहाँ पे गलती हो गई, इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला कि एनर्जी कितनी होगी बेटा, तो निकाल ले तू कि तेरे पास बैटरी दे रखी है 100 वोल्ट, कैपेसिटेंस दे रखा है 900 पिको फैराड है, मतलब 900 इंटू 10⁻⁻12 फैराड है। ओके, तो निकाल दे कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू 1/2 U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 C 900 इंटू 10⁻12, V की वैल्यू 100 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 10⁻⁻6, यहाँ पे हो जाएगा 4.9/2, मुझे आंसर मिल गया 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब वो क्या बोल रहा है कि द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर। ओके, वो बोल रहा है कि ये लिखना पड़ेगा, लिख ले, यहां से ही लिख ले, अ कैपेसिटर इज disconnected from the battery and connected another 900 picofarad capacitor, connected 900 picofarad capacitor, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ कैपेसिटर। बेटा यहाँ पे 100 वोल्ट था, अब सेम कैपेसिटर आ गया, बैटरी को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे लिख दे दूं V कॉमन इज इक्वल्स टू V/2 100/2, तो 50 वोल्ट। अब दोनों कैपेसिटर पर चार्ज कितना आ गया, तो यहां पर भी 50 वोल्ट है, यहां पर भी 50 वोल्ट है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ कैपेसिटर U1 प्लस U2, तो 1/2 C V कॉमन का स्क्वायर C1 प्लस 1/2 C2 V कॉमन का स्क्वायर। बेटा C1 और C2 की वैल्यू भी सेम है और V कॉमन भी सेम है, क्योंकि यहाँ पर है C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू 900 पिको फैराड है, तो वैल्यू सेम है, तो पुट करते हैं यहाँ पर, ये बोल सकते हैं 2 इंटू 1/2 CV स्क्वायर, इन दोनों का प्लस कर दिया, 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 चला गया, तो C इंटू VC स्क्वायर। चलो C की वैल्यू कितनी बेटा, 900 इंटू 10⁻⁻12, V कॉमन कितना आया था 50, तो 50 इंटू 50, तो आंसर आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻6 VC स्क्वायर, V कॉमन, C की वैल्यू 900 इंटू 10⁻12 600 जूल। ओके, बात समझ में आ गई, इजी था, इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। तो थैंक यू प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा। ऐसी सारी वीडियो डिटेल्स में आएंगी, एक्सरसाइज के भी सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। चैप्टर 1, 3, 4, 6 सारा पूरा 12th कवर अप करवाने वाला हूं। और एक बात सुन ले ध्यान से कि 12th में जो मोस्ट आईएमपी थियरीज है, डेरिवेशंस है, उसके भी वीडियोस आएंगे। जेई के, नीट के बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए द मून फिजिक्स।